अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। और हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। अधिक उत्पादन के लिए मक्के की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन, हरी खाद के लिए ढैंचा की बुआई से लेकर पलटाई तक की जानकारी, अच्छे लाभ के लिए मेंथा से कैसे निकालें उत्तम क्वालिटी का तेल, हमारे प्रदेश के जन किसान भाइयों ने हरे भुट्टे के उत्पादन के लिए मक्के की फसल लगाई है। उनकी फसल इस समय लगभग 1 माह की है और फसल की इस अवस्था पर अगर आप इसमें कुछ प्रबंधनों को अपनाएंगे तभी आपको आगे चलकर इस फसल से अधिक उपज भी प्राप्त होगी। लेकिन किसान भाइयों, मक्के की फसल में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस विषय पर उचित सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर अरविंद कुमार यादव। जायद में मक्का का उत्पादन है, इसको 2 बिंदुओं के आधार पर, एक तो अच्छा उत्पादन प्राप्त करना, दूसरा किसान भाइयों जैसा कि इसमें जो भुट्टा होता है, चूंकि हमारा शहर का लगा हुआ इलाका है तो यहाँ पर अगर हमारे अप्रैल के लास्ट तक अगर भुट्टा हमारा मार्केट में आ जाता है तो एक भुट्टे की कीमत किसान शुरुआती दौर में 10 रुपए से लेकर के 15 रुपए तक प्रति भुट्टा की कीमत उसको मार्केट में मिल जाती है। किसान भाइयों, हमारी जायद में मक्का से अच्छा उत्पादन लेने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी फसल लगभग 1 माह की हो रही है, तो ऐसे में कुछ तकनीकी बिंदु हैं जिनका हमारे किसान भाई ध्यान में रखेंगे तो अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है। इसके लिए किसान भाई देखेंगे कि जैसा कि इस समय हमारे खेत में कुछ खरपतवारों दिखाई पड़ रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं खरपतवारों के होने से हमारा उत्पादन काफी प्रभावित हो जाता है। मक्के की फसल में खरपतवार रहने से इसका विपरीत प्रभाव फसल की बढ़वार के साथ साथ आगे चलकर फसल से मिलने वाली उपज पर भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये खरपतवार मक्के की फसल से सिंचाई, जल, खाद व उर्वरक इत्यादि के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, जिससे मुख्य फसल की बढ़वार में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो किसान भाई कैसे करें इन खरपतवारों का प्रबंधन? इसके लिए किसान भाई सबसे पहले ये संतुलित की जाती है कि अगर हमारे किसान भाई मानव श्रमिक लगा करके खुरपी से अगर गुड़ाई कर देते हैं तो मिट्टी की भौतिक दशा भी अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ भौतिक दशा के साथ साथ ये होता है कि हमारे उसमें जो है अच्छा उत्पादन मिल जाता है। अब बात करते हैं पोषक तत्व प्रबंधन की। तो अगर हमारे किसान भाई पोषक तत्वों का प्रयोग सही समय पर संतुलित मात्रा में करते हैं तो उनकी फसल की बढ़वार अच्छी होती है। तो किसान भाई अपनी मक्के की फसल में कब और कितनी मात्रा में करें उर्वरकों का प्रयोग, आइए जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर हमारे किसान भाइयों ने उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर नहीं किया है या किया है तो वो जो हमारी जनरल रिकमेंडेशन है कि 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करने की संस्तुति की जाती है, जिसमें आधी नाइट्रोजन, पूरा फास्फोरस और पूरा पोटास की मात्रा बुआई के समय किसान भाइयों के द्वारा प्रयोग की जाती है। जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बचती है इसको 2 भागों में हम बांट लेते हैं। इसकी पहली जो 2 भागों में बांट करके पहली भाग है वो जब हमारी फसल घुटनों तक की हो जाती है, इसके बाद हम सिंचाई के उपरांत इसका फसल में प्रयोग करते हैं। और इसके बाद जो दूसरी आती है वो टेस्लिंग, जिस समय हमारे खेत में जीरा जिसको नरबंजरी बोलते हैं, जब वो स्टेज आती है तो उसमें हम इसको सिंचाई करने के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में शाम के समय प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही साथ किसान भाइयों ये भी संस्तुति की जाती है कि अच्छा और गुणवत्ता युक्त उत्पादन के लिए अगर हमारे किसान भाई फसल में 200 किलोग्राम जिप्सम का भी प्रयोग कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि जो हमारा उत्पाद होता है वो क्वालिटी युक्त होता है और उत्पादन भी अधिक से अधिक हमको मिल जाता है। जहां तक किसान भाइयों एक और बात आती है पानी के प्रबंधन की।
मक्के की फसल में सिंचाई जल की भी एक अहम भूमिका रहती है, क्योंकि इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में हमारे किसान भाइयों को फसल में सिंचाई की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। तो किसान भाई मक्के की फसल में कब करें सिंचाई, आइए जानते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों ये संसूचित की जाती है कि जो हमारी क्रांतिक अवस्थाएं हैं फसल में, चूंकि ये गर्मी की फसल है और पानी के प्रबंधन का इसमें बहुत ही महत्व होता है। पानी हम फसल में हमेशा शाम के समय दें, जिससे कि हमारा अच्छा उत्पादन मिल सके और उत्पाद पर उसका कोई प्रभाव ना पड़ सके। इसके साथ ही साथ किसान भाइयों एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, आपने देखा होगा कि भुट्टे में कभी कभी दाना नहीं भरते हैं या बहुत कम भरते हैं, जिसका मुख्य कारण होता है कि हमारी फसल में अच्छे से परागण का ना होना, निषेचन का अच्छे तरह से ना होना। तो इसके लिए किसान भाइयों ये दिया जाता है, जब हमारे खेत में नरबंजरी और सिल्किंग स्टेज आए उस समय खेत में नमी कम ना होने दें, और इसके पहले जैसे ही टैसल निकलें उसी समय अगर अब हल्की यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं खेत में, तो आप देखेंगे कि नरबंजरी के साथ साथ सिल्किंग स्टेज भी आ जाती है। जब दोनों स्टेज में बहुत अंतर नहीं होता है और खेत में उपयुक्त नमी होती है, तो परागण में इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है और आप देखेंगे कि लगभग 100% परागण हो जाता है और जो भी भुट्टा बनते हैं वो पूर्ण दाने से भरे होते हैं। इसके साथ ही साथ किसान भाइयों कुछ महत्वपूर्ण बात ये आती है कि फसल सुरक्षा में इसमें आप देखेंगे कि ये एक तना बेधक लगता है, जिसको हम लोग स्टेम बोरर बोलते हैं, कीट लगता है। मक्के की फसल में लगने वाले हानिकारक कीटों में से एक है तना बेधक कीट। ये कीट मक्के की फसल को काफी नुकसान पहुंचाता है, इसलिए किसान भाई अगर समय से इस कीट को पहचान कर इसका नियंत्रण कर लेते हैं तो इस कीट से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो किसान भाई इस कीट को पहचान कर कैसे करें इसका नियंत्रण? इसके प्रभाव से ऐसा होता है कि हमारे जो गांठ होती है तने की, वहां पर ये कीड़ा लेकर के खा लेता है और वो तना कमजोर हो जाता है, और जब हवा चलती है या पानी होता है तो उसके प्रभाव में वो गिर टूट करके वहीं से फसल गिर जाती है और हमारा नुकसान हो जाता है। कभी कभी इसका प्रभाव हमारी पत्तियों पर आती है, जो पत्तियों में जगह जगह पर छेद कर देते हैं और पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो धीरे धीरे कम होकर पत्ती लगभग सफेद दिखाई देने लगती है। इसके लिए किसान भाइयों सबसे बड़ी बात ये होती है, कोई भी कीटनाशक अगर हम 1 ml से 1.25 ml दवा लेकर के प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके अगर समय रहते छिड़काव कर देते हैं तो हमें एक अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से किसान भाई देखेंगे कि जायद में मक्का से अच्छे उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर एरिया से अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाई ले सकते हैं। हरी खाद के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता तो सुधरती ही है, वहीं दूसरी तरफ महंगे रासायनिक खादों के विकल्प के रूप में इसका प्रयोग कर अपनी फसलों से किसान अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। और यदि हरी खाद में ढैंचा की बात करें तो ये धान की फसल के लिए रासायनिक खादों की अपेक्षा काफी सस्ती और लाभकारी सिद्ध हो रही है। और इसीलिए जो किसान धान की रोपाई से पहले हरी खाद के रूप में ढैंचा की हरी खाद तैयार करना चाहते हैं, तो वो ढैंचा की बुआई से लेकर इसकी पलटाई तक के कार्यों को किस तरह से करें, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कुरुक्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी डॉक्टर राम प्रकाश। मेरा नाम डॉक्टर राम प्रकाश, मैं कृषि विकास अधिकारी कुरुक्षेत्र में थानेसर सेकंड पे कार्यरत। ढांचा लगाने से जो ज़मीन में पोषक तत्वों की मात्रा है वो बढ़ जाती है, जो अगले जैसे हम धान लगाएंगे तो वो उसको पोषक तत्व वो फसल को उपलब्ध होंगे और उसकी गुणवत्ता, इसकी धान की चमक आती है, उसमें विगर होता है, जो प्लांट होता है वो स्वस्थ होता है, उसको पोषक तत्व आसानी से मिल जाते हैं, तो उसमें कीड़े बीमारियां काफी कम आते हैं। हरी खाद के लिए ढैंचा की बुआई खेत की उपलब्धता के आधार पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से जून तक कर सकते हैं, जिससे 45 से 55 दिन के बाद मानसून आने पर इसकी आसानी से पलटाई की जा सके। हरी खाद के लिए इसकी खेती प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। खेत की एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके 2 बार कल्टीवेटर से जुताई की आवश्यकता पड़ती है। जहां तक इसकी प्रजातियों की बात है तो ढैंचा की हिसार ढैंचा, पंत ढैंचा इत्यादि प्रजाति की आप बुआई करें। यदि ढैंचा की फसल लेना चाहते हैं तो इसके लिए 30 से 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ती है। ये कृषि विभाग हरियाणा इसके ऊपर 75% तक की सब्सिडी दे रहा है। ये 408 रुपये का 75% सब्सिडी के बाद 102 रुपये में किसान को बीज फार्मर शेयर पे उपलब्ध हो जाता है और किसान भाई इसको विभाग में
अपने कृषि विभाग विकास अधिकारी से लेकर इसका फायदा उठा सकते हैं। इन फसलों के लिए 320 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग खेत की तैयारी के समय करें। खड़ी फसल में किसी भी उर्वरक का प्रयोग न करें, क्योंकि फसलें वातावरण से नत्रजन की पूर्ति कर लेती है। ये 1 एकड़ में अगर आप हरी खाद के रूप में इसको ले रहे हो तो इसमें 12 किलो, और अगर आप इसको बीज के उद्देश्य से ले रहे हो तो इसमें 6 किलो बीज प्रति एकड़ मिलता है। ये 45 से 60 दिन की फसल होती है ग्रीन मैन्यूरिंग में, हरी खाद के रूप में। अब आते हैं बुआई की विधि पर। तो चूंकि इन फसलों की बुआई आप हरी खाद के उद्देश्य से कर रहे हैं, अतः आप छिटकवा विधि से इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन इसकी बुआई के समय भूमि में नमी का होना नितांत आवश्यक है। बुआई के बाद खेत में पाटा लगा दें। इस प्रकार बुआई के 1 सप्ताह के अंदर बीजों का जमाव हो जाता है। जब फसल 15 से 20 दिन की हो जाए तब पहली सिंचाई करें। इसके बाद 15-15 दिन के अंतर पर सिंचाई करें। इस प्रकार 2 से 3 सिंचाइयों में ही फसल तैयार हो जाती है। तो इसमें 3 या 4 पानी 15 दिन के अंतराल के बाद इसमें पानी लगता है और इससे बहुत अच्छी हो जाती है। जहाँ तक पलटाई की बात है तो किसान भाइयों, जैसे ही धान की रुपाई का समय आता है उससे लगभग 1 सप्ताह पहले आप पलटाई कर सकते हैं। पलटाई करते समय आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि आप हैरो या रोटावेटर से पलटाई करें, जिससे कि पूरी तरह से फसल की जो पत्तियां व टहनियां हैं वो कटकर खेत में मिल जाएं। किसान भाई इसकी अच्छी, अगर आपको इसमें फायदा लेना है तो 45 या 60 दिन की अपनी छाती तक की इसकी ऊंचाई पे इसको अच्छी तरह से ज़मीन में मिला देना चाहिए। इसको सूखे में मिलाता है या कैसे भी, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिला के, और अगली फसल से कम 10 दिन 8-10 दिन पहले इसको, ताकि ये अगली फसल के लिए गल सड़ के खाद बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो जाए। इसमें ऐसा होता है कि इसकी जड़ों में बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रिफिकेशन करते हैं, और जैसे ही इसमें ऊपर कनोपी बन के अंदर जो गुड बैक्टीरिया हैं जो सड़ाने का गड़ाने का काम करते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको उचित तापमान मिलता है। तो वो गेहूं के फन्नों को भी आसानी से गला देते हैं। अगर ऐसी ही धूप में रहते हैं तो जो जीवाणु हैं वो नीचे चले जाते हैं, वो गेहूं के फन्ने को नहीं गला पाते। इनसे 86 से 130 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है, जिससे किसान भाई यूरिया की बचत तो कर ही सकते हैं। इसके साथ ही फसल के हरे भाग से 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जीवांश पदार्थ भी प्राप्त होता है। किसान भाइयों, यदि आप अपने खेत में हरी खाद लेते हैं तो खरीफ फसलों में 30 से 50% तक रासायनिक उर्वरकों की बचत कर सकते हैं, और इसके साथ ही इससे मृदा के pH मान में भी सुधार होता है और उपज में भी 30 से 35% तक की वृद्धि होती है। अपील करता हूं कि वो एक तो गेहूं के फन्नों में आग ना लगाएं और हरी खाद के रूप में ढैंचा जरूर उगाएं। इससे उनकी जो जमीन की ताकत भी बढ़ेगी, और इसमें जो धान की मुख्य जो फसल है उसमें पानी की ज़रूरत होती है, और ये ढैंचा उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है कि पानी जो उसमें ठहराव करने की क्षमता है वो ज़्यादा हो जाती है। इससे उसको पानी कम लगाने पड़ते हैं और उसकी फसल की पैदावार पे और उसकी क्वालिटी के ऊपर भी अच्छा असर आता है। किसान भाई विभाग से या किसी अन्य सोर्स से लेके ढांचे की बुवाई अवश्य करें। इससे आपकी ज़मीन की ताकत बढ़ेगी, और इसके आपको जो फर्टिलाइज़र के रूप में न्यूट्रिएंट देते हो आप, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, उसकी भी ये कमी पूरी करता है ज़मीन के। तो किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा ढांचा लगाएं। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मेंथा की रोपाई फरवरी माह के प्रथम पखवाड़े में की थी, उनकी फसल इस समय कटाई योग्य तैयार हो गई है
और इस फसल को काटने के बाद हमारे किसान भाई इससे तेल निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो किसान भाई तेल निकालते समय कौन कौन से महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखें जिससे बिना जोखिम के उन्हें अच्छी क्वालिटी के तेल की प्राप्ति हो सके? तो इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सौदान सिंह से। देखिए, मेहनता का तेल तो किसान भाई कई तरीके से निकालते हैं। आमतौर पर बड़ी सस्ती किस्म की जो यूनिट है उसमें किसान भाई अपना खर्चा करने के लिए जो कंडेंसर है वो बहुत ख़राब क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं। मेंथा की खेती में लाभ को देखते हुए बहुत से किसान भाई बड़े क्षेत्रफल पर इसकी खेती करने लगे हैं और इस वर्ष भी इसका रकबा काफी बढ़ा है। लेकिन किसानों के सामने एक समस्या रहती है तेल निकालने वाले मशीन की, क्योंकि अच्छी मशीन न मिलने के कारण फसल से उचित मात्रा में तेल प्राप्त नहीं हो पाता है। साथ ही तेल की गुणवत्ता भी ठीक नहीं होती है। केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ द्वारा एक आसवन मशीन का विकास किया गया है जिसमें ईंधन की बचत के साथ तेल भी शुद्ध और अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो ये मशीन कैसे है किसानों के लिए लाभकारी, आइए जानते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा फायदा है किसानों को, वो कंडेंसर बदला गया है। कंडेंसर जो ये होता है, इसमें जो ठंडा करने की प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी होती है। बाकी इसकी ये भट्टी है और ये भट्टी है इसकी, और इसमें यहाँ आग लगा दी जाती है और इसको किसी भी तरह से गर्म किया जा सकता है। लकड़ी से भी किया जा सकता है, डीजल से भी किया जा सकता है, कोयले से भी गर्म किया जा सकता है, और अंदर बॉयलर ऑपरेटेड यूनिट्स भी हैं। लेकिन ये जो यूनिट है इसको पूरा फील्ड डिस्टिलेशन यूनिट कहते हैं। अब इसमें जो यूनिट है इसमें 5 कुंटल मेंथा एक बार में आ जाता है, और इसमें नीचे से आग लगा के ये जो गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद ये कंडेंसर में चला जाता है। कंडेंसर में पानी और तेल दोनों इकट्ठा होके यहाँ नीचे आ जाते हैं। तेल ऊपर चला जाता है और पानी नीचे रह जाता है, उसको फेंक दिया जाता है। तो ये बहुत ही आसान यूनिट है। इस यूनिट का लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें कंडेंसिंग की जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी होती है। दूसरा क्या है कि इसमें सेफ्टी के सारे इंतजाम हैं जो आम टंकियों में नहीं होते, जिससे कि किसानों को जान माल का खतरा होता रहता है। और जान माल का खतरा होने का जो मेन कारण होता है कि ज़्यादातर उनके जो कंडेंसर होते हैं वो कॉइल टाइप होते हैं, उनमें जो हमारा प्रेशर के साथ घास फंस जाती है, साग फंस जाती है। तो जब पीछे प्रेशर मारता है तो कभी कभी टंकियाँ फटने की घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ पर टंकियाँ फटने की, अगर ऐसी टंकी का इस्तेमाल करें तो घटनाएं होने की बिल्कुल संभावना नहीं है। ये सबसे बड़ा लाभ है। इसके अलावा जो दूसरे लाभ हैं कि समय कम लगता है, ईंधन कम लगता है, और आपका जो तेल है वो रिकवरी कम से कम 20 से 30% ज़्यादा होती है। अब किसान भाई जो सोचते हैं कि ये महंगी है, ये जो मेंथा की टंकी लगाने में खर्चा कुछ नहीं है, खर्चा केवल लोहे के वजन का होता है, और लोहे जितना मोटा लगवाएंगे उतना ज़्यादा दिन चलेगा। अगर इस तरह का लोहा, इस क्वालिटी का लोहा लगवाएंगे तो उनको हो सकता है कि वही टंकी 10 साल चल जाए, और बार बार पतली टंकी वो लगवा लेते हैं, वो मालूम पड़ेगा 3 साल में बदलनी पड़ रही है। तो किसान भाइयों को ये सोचने की ज़रूरत है कि हम एक बार बढ़िया मजबूत मोटे लोहे की लगवा के उसका इस हिसाब से सोचें कि हमारे को लंबे समय तक कौन सी महंगी पड़ी और कौन सी सस्ती पड़ी, किसमें जोखिम ज़्यादा था, किसमें फ़ायदा ज़्यादा था। तो कुल मिला के सारा आंकलन अगर किसान भाई करेंगे तो ये फायदेमंद होगी हर हाल में। किसान भाइयों, आपको इस मशीन की कार्य प्रणाली के बारे में पूरी जानकारी दी गई। यदि आप ये मशीन लेना चाहते हैं तो केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ में संपर्क करें। इस मशीन की कीमत 1 लाख रुपए है। यदि आप इससे अधिक क्षमता वाली आसवन मशीन लेना चाहते हैं तो अलग अलग क्षमता के अनुसार उसकी कीमत अधिक होती है। इनकी खरीद पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान भी देय है, जिस पर विस्तार से जानकारी के लिए आप अपने जिले के उद्यान विभाग से संपर्क करके लाभ उठाएं। तो आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। जल्द होंगे हाजिर।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बरोता करनाल के गगनदीप जाखड़ ने। आपने अमरूद की उन्नत किस्मों एवं रोपण तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये अमरूद की उन्नत किस्म जो है हिसार सफ़ेदा है, जो कि यहीं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने इसको ईजाद किया है। तो उसके अंदर दो प्रमुख जो नस्लें हैं हमने तैयार की है, वो हिसार सफ़ेदा जिसका कि फल अंदर से सफ़ेद होता है, और दूसरा हिसार सुर्खा जो अंदर से लाल फ्रूट होता है, देखने में काफ़ी आकर्षक होता है। हमारे यहाँ पे पौधे नर्सरी में तकरीबन 2 हफ्ते में 15 दिन के अंदर तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हम किसान को इसको बेचने की स्थिति में रहेंगे, जो कि किसानों को दिए जाएंगे। और उसके बाद में जब भी उनको उचित उनका खेत तैयार है, उनके पास भूमि तैयार है, गड्ढे तैयार हैं, तो वो उसको ले जाके लगा सकते हैं। तो जो विधि अपनाई गई उसके लिए जो है 6 इंच के ऊपर जड़वा पौधा काट दिया गया और उसके ऊपर जो है सीधा एक स्ट्रेट कट लगा के उसको 2 भाग में 1.5 इंच तक नीचे बांटा गया। और बीच में जो है जो साइन पौधा तैयार किया गया, जो जिस नस्ल का हमने तैयार करना है वो नस्ल का पौधा इसकी कलम जो है इसके ऊपर लगा के और इसको पॉलीथीन की एक पतली स्ट्रिप द्वारा अच्छे से टाइट तौर पे बांध दिया गया। इस दौरान इसको करने के उपरांत इसमें जो है पूरा भरपूर जो है पानी दिया गया पौधे को, और इसके ऊपर एक जो है पॉली कैप चढ़ा दी गई, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो पॉली कैप चढ़ाने से ये जो ऊपर का जो हमारी कलम है ये बिल्कुल स्वस्थ रही और जो है वो सूखी नहीं। पौधे लगाने का जो उचित समय होता है वो या तो ये बसंत के महीने में होता है, जो फरवरी और मार्च में, और दूसरा जो है उपयुक्त समय जब आता है वो जुलाई अगस्त सितंबर में रहता है। तो उस दौरान जो है पौधे को भरपूर नमी मिलती है और पानी बारिश वगैरह से उसका अच्छा बढ़वार होने की उम्मीद रहती है। किस तरह से करें खेत की तैयारी, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं HAU के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कोदारा। किसान भाई जब नर्सरी से कोई उन्नत पौधा खरीदता है तो उससे पहले जो है अपने खेत की जो तैयारी है वो पूरी कर लेता है। वो अपने खेत के अंदर जो निर्धारित फैसले पर, जैसे कि अमरूद 8 बाय 8 मीटर के फैसले पर लगाया जाता है, जिसमें पौधे से पौधे का फैसला भी 8 मीटर होता है, और उसका जो एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति का भी फैसला 8 मीटर है। तो उस फैसले पे पहले ही वो लेआउट करके और उसके अंदर गड्ढे तैयार करके उसमें गोबर की खाद वगैरह जो हमारी सिफारिश है उस तरह से डाल के उसको तैयार करके। किसान भाइयों, पौधे लगाने से पहले थाले तैयार कर उसमें 10 किलो गोबर की सड़ी खाद, 40 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम सुपर फास्फेट, 40 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा प्रति थाले के हिसाब से मिलाएं, जिससे कि पौधे की अच्छी बढ़वार हो। 1 एकड़ में करीब 62 पौधे इसमें जो है किसान भाई लगाते हैं, जो हमारी सिफारिश है 8 बाय 8 मीटर की, क्योंकि अमरूद का पौधा जो है विकसित होने के बाद अच्छी जगह लेता है। जो कलम चढ़ा हुआ पौधा है वो बहुत जल्दी इसका जो है विकास होता है और वो फल बड़ा जल्दी अवस्था में लेता है। तो 3 से 4 साल के अंदर हम इसको मानते हैं कि भाई इसके अंदर ठीक ठाक जो है फसल जो है आनी शुरू हो जाती है। उसके हर एक वर्ष बाद जो है उसके अंदर और बढ़वार होगी, वैसे ही उसका फल जो है ना आपकी उत्पादन बढ़ता जाता है। तो ये दोनों ही किस्मों का जो है उत्पादन काफ़ी अच्छा है और उसके साथ साथ इसकी जो क्वालिटी है इन दोनों फ्रूट की वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है भलाई चंबा के सुदीप सहाय ने। आपने ऑयस्टर मशरूम उत्पादन की तकनीक के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। ऑयस्टर मशरूम को किसान भाई वर्ष पर इसका उत्पादन ले सकते हैं, इसलिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है।
इसकी जो प्रजाति है वो शीतोष्ण और उपोष्ण जो प्रजाति है, इसलिए ये वर्ष भर प्रोडक्शन देती रहती है। विश्व भर के अंदर जो ऑयस्टर मशरूम है या ढिंगरी मशरूम जिसको बोलते हैं, इसका बटन के बाद में तीसरा स्थान आता है। और ऑयस्टर मशरूम के उगाने के लिए इसके अनुकूल परिस्थितियों में कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि ये विभिन्न कृषि अवशेषों पर उगाया जा सकता है इसको। इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, उस पर उगाया जा सकता है इसको। इसमें जो बीमारियां और फफूंद जो लगते हैं उसके नुकसान की संभावना बहुत कम होती है और इसकी वृद्धि बहुत तेज़ होती है। उत्पादन विधि बहुत आसान है, इसलिए किसान भाई इसको आसानी से उगा सकते हैं। इसकी साथ ही साथ इसकी जो उत्पादन लागत है वो बहुत कम है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भाई इसको आराम से आसानी से उगा सकते हैं और इसको जो बेरोजगार क्षेत्र हैं वहाँ पे एक रोजगार का साधन बन सकती है। आज के जो एरा है किसान भाइयों, उसके अंदर जैविक खेती का, ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है और जो हमारे यहाँ के किसान हैं वो अधिकतर जैविक मशरूम उत्पादन के ऊपर जोर दे रहे हैं और उसका जो है बाज़ार में जो पैसा है वो अच्छा मिलता है। इसके साथ साथ इसकी जो मांग है, जो इसकी विदेशों में भी मांग बहुत अच्छी है, तो किसान वहाँ पे भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैविक मशरूम उत्पादन के लिए किसान भाई कुछ नहीं करना है, इसका बहुत आसान तरीका है। जो अपने गेहूं का भूसा होता है उसको गर्म पानी के अंदर उसको अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं लगभग आधे घंटे के लिए और फिर उसको निकाल करके और उसको ठंडा करते हैं और उसको छान लेते हैं जार की सहायता से। उसके बाद किसान भाई 4 किलो जो भूसा है, 4 किलो भूसे को लेकर के उसमें 100 ग्राम जो ऑयस्टर मशरूम है उसका बीज मिला देते हैं और मिला करके उसको पॉलीथीन शीट के अंदर पैक कर लेते हैं। पॉलीथीन में पैक करने के बाद इसके चारों तरफ छेद कर दिए जाते हैं जिससे कि जो एरेशन है वो बना रहे। थैलियां भरने के बाद में इनको किस प्रकार से रखा जाए ताकि ऑयस्टर मशरूम का अधिक उत्पादन लिया जा सके? किसान भाई इसको रखने का जो तरीका है वो अलग अलग तरीका अपना सकते हैं। जैसे कोई किसान भाई इसको ज़मीन के ऊपर सीधा रखते हैं, कई किसान भाई इसको ट्रेंच के अंदर रख देते हैं, कई इनको थैलियों को रस्सी की सहायता से बांध करके लटका देते हैं और वो जगह और स्थान की उपलब्धता के आधार पर किसान भाई अपना सकते हैं। लगभग 15 दिन के बाद में इसको पैकिंग करने के लगभग 15 दिन के बाद में उसके अंदर फुटान, जो मशरूम का जो फंगस का फुटान है वो होने लग जाता है। उसके बाद किसान भाई इन जो सीड्स हैं, पॉलीथीन सीड्स हैं, इनको निकाल लेते हैं और बाकी जो जमा हुआ जो भूसा है उसको छोड़ देते हैं फंगस की ग्रोथ के लिए। और लगभग 25 दिन के बाद में इसके ऊपर ऑयस्टर मशरूम का जो है उत्पादन शुरू हो जाता है, जिसको किसान भाई तोड़ सकते हैं और बाज़ार के अंदर बेच सकते हैं। इसके अलावा इसको सुखा करके इसका पाउडर फॉर्म में भी इसको किसान भाई सेल कर सकते हैं। जो पाउडर फॉर्म और इसकी जो सूखी हुई अवस्था की जो कीमत है वो गीली अवस्था से कुछ ज़्यादा है और इस जैविक तरीके से इसमें कोई तरह का सप्लीमेंट नहीं डाला जाता है, जिससे किसान भाई जो बाहर जो विदेशों में और मार्केट में जो इसकी डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। इससे किसान अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं और अधिक से अधिक फायदा ले सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सफल मछली पालन कर अधिक लाभ ले रहे एक सफल किसान से मुलाकात। गन्ने की फसल में हानि पहुंचाने वाले बेधक कीट की रोकथाम। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पता लिख लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल एड्रेस है annadaatahr.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन कल फिर आपसे इसी समय होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।